राजस्थान के जयपुर का रहने वाला 19 साल का मनीष कुमार, जिसने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की एक फिल्म देखी। फिल्म का नाम था वेटैयन और इस फिल्म के एक सीन से उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। खुराफाती आइडिया था साइबर फ्रॉड का, जिसे उसने आजमाया दिल्ली के चांदनी चौक के बाजार में, जिसे क्यूआर कोड का स्कैम कहा जा रहा है। और इस स्कैम से उसने 1,40,000 की धोखाधड़ी की। अब इस स्कैम के सामने आने से दिल्ली पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि इस स्कैम के बारे में किसी ने ना तो कभी इससे पहले सुना था कि ये क्यूआर कोड स्कैम कैसे हो रहा है, और जिस दुकानदार के साथ हुआ वो भी कुछ समझ नहीं पाया। तो आखिर कैसे 19 साल के इस मनीष ने क्यूआर कोड के जरिए स्कैम किया, कैसे ये स्कैम हो रहा है और कैसे इस स्कैम से आप बच सकते हैं। खास तौर पर अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये क्यूआर कोड का स्कैम हो रहा है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर को एशिया के सबसे बड़े बाजार यानी कि चांदनी चौक से एक दुकानदार ने शिकायत की कि उसके खाते में, यानी उसने अपनी दुकान पर जो क्यूआर कोड लगा रखा था उस पर उसके ग्राहक ने, जिसने 1,40,000 का लहंगा उसकी दुकान से खरीदा था, उसने 2 पेमेंट की। एक पेमेंट 90,000 की, दूसरी पेमेंट 50,000 की, और उसने बकायदा दुकानदार को स्क्रीनशॉट दिखाए, सारे प्रूफ दिखाए, लेकिन दुकानदार के खाते में पैसे नहीं आए। अब इसकी शिकायत दुकानदार ने साइबर पुलिस में की। उसके बाद साइबर सेल ने जब शिकायत मिलने के बाद जांच की तो उन्हें फाइनेंशियली ट्रेल से पता चला कि क्यूआर कोड में छेड़छाड़ की गई है। दरअसल हुआ यूं कि जो दुकानदार था उसके क्यूआर कोड से ऐसे छेड़छाड़ की गई थी कि एक एआई जनरेटेड क्यूआर कोड उस दुकानदार के क्यूआर कोड के ऊपर चिपका दिया गया था। अब सब कुछ सेम था, उस क्यूआर कोड पर उस दुकानदार की दुकान का नाम भी बकायदा लिखा हुआ था और अकाउंट का जो नाम था वो भी लिखा हुआ था। वो क्यूआर कोड असली क्यूआर कोड से इतना मिलता जुलता था कि दुकानदार को भी शक नहीं हुआ। अब जिस ग्राहक ने उस क्यूआर कोड पे पेमेंट की, अब क्यूआर कोड तो बिल्कुल हूबहू उसी दुकानदार के क्यूआर कोड जैसा था, लेकिन उस क्यूआर कोड पर जो डिटेल थी वो किसी और की थी। और जिस ग्राहक ने 1,40,000 रुपए की पेमेंट उस दुकानदार को की, लेकिन वो पेमेंट चली गई उस फ्रॉड करने वाले मनीष कुमार के पास, जिसने उस दुकान में क्यूआर कोड लगा दिया था। अब पुलिस ने मनीष को पकड़ने के लिए इंटरस्टेट ऑपरेशन लॉन्च किया और मनीष को जो है राजस्थान के चाकसू से गिरफ्तार कर लिया गया। जब मनीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से 100 से ज़्यादा एडिटेड क्यूआर कोड, मोबाइल फ़ोन, चैट, स्क्रीनशॉट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड बरामद हुए। हमारे पास 13 दिसंबर को एक मैटर रिपोर्ट हुआ था। उसमें एक कस्टमर चांदनी चौक की एक लहंगे की शॉप पे शॉपिंग करने आया था। वहाँ पे उसने कुछ खरीदा और उसका 1,40,000 का बिल बना। तो उसने क्यूआर कोड मांगा और उसने 1,40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए 2 ट्रांजेक्शन्स के अंदर। पर इसमें उसके अकाउंट से तो डेबिट हुआ, लेकिन जो दुकान वाले हैं उनके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो पाया। तो ये लगा कि उन्हें साइबर फ्रॉड है, उन्होंने रिपोर्ट किया और हम लोगों ने इस पर फिर तफ्तीश शुरू करी। तो उसकी जो पैसे गए हैं उसकी हमने मनी ट्रेल को फॉलो किया और देखा कि जिस सस्पेक्ट अकाउंट में पैसा गया है, हमने उससे व्यक्ति को ढूंढा जो जिसका ये लिंक्ड अकाउंट और नंबर था। उसके बाद हमने जयपुर के पास चाकसू करके एक जगह है, वहाँ पे गांव में हमने रेड किया और इसको पकड़ा। ये मनीष नाम का व्यक्ति था, 19 साल इसकी उम्र थी। तो इससे जब हमने पूछताछ की और इससे जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, तब सामने आया कि इसी ने ये ठगी करी है और इसका एमओ, इसको एक वेटैयन करके साउथ इंडियन मूवी थी, उससे इसको इंस्पिरेशन मिली कि क्यूआर कोड को चेंज करके ठगी की जा सकती है। इसने थोड़ा तरीका बदल दिया। इसने तरीका ये किया, इसने इंटरनेट के ऊपर ये अलग अलग वेंडर्स को, बिजनेसेस को, दुकानों को सर्च करता था। उसमें जो मिल जाता था उसको बोलता था कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं खरीदूंगा, ऐसा ऐसा करके बातों में फंसा के उनसे क्यूआर कोड ऑनलाइन मंगवा लेता था व्हाट्सएप पे। फिर उसी क्यूआर कोड को एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर ये टेम्पर करके वापस भेज देता था। उसमें होता क्या था, फर्म का नाम तो वही रहता था लेकिन क्यूआर कोड नीचे टेम्पर हो गया। तो जिसके पास आया है वो बहुत मोस्टली उन लोगों को लगता नहीं था कि हमारा टेम्पर हुआ है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, उनको पता नहीं होता था कि ये चेंज हो गया है। अब व्हाट्सएप पे अंदर आ गया वो,
बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ऑटो सेव हो जाता है गैलरी के अंदर, तो उनकी गैलरी में वो क्यूआर कोड फोटो आ गई थी। उसके बाद जब भी कोई शॉपिंग करने आता था या कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा था जो क्यूआर कोड मांगता था, और कभी इन्होंने तो क्यूआर कोड वाला जो स्टैंडी होता है वो न देके किसी ने अगर अपने फ़ोन में दिखा दिया, तो ये नकली वाला क्यूआर कोड होता था, तो ये दिख जाता था। तो इससे पैसे जो है वो सीधे ट्रांजैक्शन होके इसके मनीष के ही अकाउंट में आते थे। तो इस तरीके से इसने करीब 100 के आसपास हम लोगों को टेम्पर्ड क्यूआर कोड्स मिले हैं इसके घर पे। इसकी गिरफ्तारी एक थली गांव है चाकसू तहसील में जयपुर में, वहां से हमने इसकी गिरफ्तारी की है। और इसके पास से हम लोगों को मोबाइल फ़ोन तो मिला ही है जिसके अंदर चैट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर है, और कई ऐसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस जो क्यूआर कोड्स हैं जो 100 से ऊपर एडिटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है इसके फ़ोन से। ये अभी देखो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, बट आई एम 100% श्योर कि जिस तरीके से इतने क्यूआर कोड्स हम लोगों को इसके पास मिले हैं, इसमें और भी किसी न किसी पक्का फ्रॉड में ये होगा। और अभी हम लोग लिंक कर रहे हैं जो सस्पेक्ट अकाउंट है, जो सस्पेक्ट मोबाइल नंबर है, और इस आदमी का नाम, और जो एडिटेड क्यूआर कोड्स हैं उसके थ्रू हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर और विक्टिम्स मिलेंगे तो और केसेस के साथ इसके जोड़ा जाएगा। अब देश में साइबर फ्रॉड किस तेजी से बढ़ रहा है उसके कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं। साइबर क्राइम के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ इसी साल यानी कि 2025 में 7,130 करोड़ के फ्रॉड से लोगों को बचाया गया है। 23 लाख से ज़्यादा शिकायतें साइबर पुलिस को मिली हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, फ्रॉड के पूरे इकोसिस्टम पर हमला किया गया है और इसी साल 30 अक्टूबर 2025 तक 11.14 लाख से ज़्यादा सिम कार्ड, 2.96 लाख से ज़्यादा IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। तो वहीं 32 लाख से ज़्यादा म्यूल बैंक खातों को बंद किया गया है। अब आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश में ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इनका जाल, इनका नेटवर्क कैसे देश के लोगों के साथ ठगी कर रहा है। अब इस ठगी से आज के समय में बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस ठगी से, साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, सुनिए ये पूरी बातचीत। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी IFSO साइबर सेल विनीत कुमार जी। सर, जिस तरीके से साइबर फ्रॉड को लेकर के लगातार MHA का I4C विंग काम कर रहा है, अलग अलग राज्यों में पुलिस के द्वारा एक्शन किए जा रहे हैं। इस साल ये कहा जा रहा है कि 7,130 करोड़ रुपए जो लोगों के फ्रॉड हो रहे थे उसको बचाया गया है। आप लोग किस तरीके से कदम बढ़ा रहे हो, दिल्ली में क्या स्थिति? बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली में भी करीब करीब इस साल पूरी दिल्ली में 1200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है एज ऑन डेट। इसमें से करीब करीब हमने 24% पैसा एज अ लियन होल्ड कराया हुआ है बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में है, जो कि विक्टिम को उनके एप्लीकेशन लगाने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो पैसा मिल सकता है। तो जबकि ये स्थिति लास्ट ईयर 2024 में मात्र 10% पैसा ही दिल्ली पुलिस रोक पाई थी, जिसको कि हमने एफर्ट लगा के इस साल 24% पे पहुंचा दिया है। किस तरीके से आगे सर आप लोग फ्रॉड से लोगों को बचने के लिए आगाह कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट उसमें भी पैसा लोगों का जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए लोग पैसा, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग लोगों को बचा रहे हैं इस वक्त, और लोग इस फ्रॉड से जो है फ्रॉडस्टर से बच सकें? देखिए, इसमें क्या है, फ्रॉड के पहले और फ्रॉड के बाद। फ्रॉड होने से पहले जो हमारा तरीका है वो है कि अवेयरनेस करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें, लोगों को मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से साइबर फ्रॉडस्टर्स उनका पैसा चीट कर रहे हैं। जैसे मेन जो फ्रॉड है वो आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, जहाँ पे कि बहुत आकर्षक रिटर्न के नाम पे फ्रॉडस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, लाखों करोड़ों रुपया तक लेके गायब हो जाते हैं। दूसरा, डरा के, जो हम जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, डरा के लोगों से पैसा लिया जाता है और बाद में उनको पता लगता है ये तो चीटर्स थे, कोई जेन्युइन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं थी। कभी CBI के नाम से, कभी बॉम्बे पुलिस के नाम से, कभी दिल्ली पुलिस के नाम से। इस तरीके से जो गलिबल विक्टिम्स हैं, और मोस्टली ऐसा देखा गया है 50% सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि डर जाते हैं और उसके बाद अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी
क्रिमिनल्स को दे देते हैं और बाद में उनको पता लगता है कि ये सब कुछ सारा कुछ फ्रॉड था। विदेशों से भी बैठ करके इस तरीके का फ्रॉड होता है, चाहे कंबोडिया हो या वो हो, पाकिस्तान के भी कई लोग इन फ्रॉड्स में शामिल होते हैं। उनको किस तरीके से आप लोग चेताते हैं और कैसे नजर रखते हैं? इसमें ये जो स्कैम कंपाउंड्स बने हुए हैं, बड़े बड़े स्कैम कंपाउंड्स हैं कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, कई बार देखा गया है कि वहाँ से ये कॉल्स ओरिजिनेट होती हैं और हमारे यहाँ फिर अलग अलग विक्टिम्स के यहाँ नॉर्मल फ़ोन पे लैंड करती हैं, या फिर वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जाते हैं और उन ग्रुप्स में लोगों को ऐड किया जाता है और उसके बाद बिल्कुल अट्रैक्टिव रिटर्न्स का झांसा दे के पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं और वो पैसा फिर उनसे चीट किया जाता है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका अवेयरनेस है। लोग अवेयर रहें, लोग रुकें, सोचें, फिर एक्शन लें, तो इससे तभी बचाव है। सर, फ्रॉड करने के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारा बदलाव भी हो रहा है। एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा वो लोग ले रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स जो हैं। उसके लिए क्या क्या तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग जागरूक? एआई में जरा बड़ा टिपिकल एग्जांपल है एआई का, जो ये एआई का इस्तेमाल करके डिजिटल अरेस्ट में नोटिस निकालते हैं। विक्टिम को नोटिस अलग अलग नाम से, कभी सीबीआई के बैनर के अंदर, कभी जो उसका हेडिंग होता है दिल्ली पुलिस का हो सकता है या पुणे पुलिस का, इवन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी नाम डाल देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट ये लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एआई से जनरेट करते हैं और वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जिससे विक्टिम को लगता है कि ये जेन्युइन है, जबकि वो जेन्युइन नहीं होता। तो विक्टिम को ज़रूरत है कि वो डरे ना, एक्ट ना करे उस पर, उस नोटिस को, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे और उसके बाद ही एक्शन ले। बचाव तभी संभव है। सर, 5 ऐसे पॉइंट्स जो लोग जनता के बीच में जाए वो मैसेज कि वो इन फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहें, जिसको कि आप आज तक और इंडिया टुडे के माध्यम से बताना चाहें। सबसे पहले तो डरना नहीं है। ऑनलाइन अरेस्ट की या ऑनलाइन सर्वेलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है पुलिसिंग सिस्टम में। पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो इन पर्सन नोटिस दे के, इंट्रोगेट करके, एविडेंस के बाद ही अरेस्ट करती है। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा, अगर कुछ बताया जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप उस पर भरोसा ना करें। एनीथिंग अबव 15% जो है वो अलार्म बेल आपके कॉज करना चाहिए, आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। तीसरा, आप बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, वो फेक वेबसाइट्स हैं जिसपे कि अट्रैक्टिव प्राइसेस दिए हुए हैं। वो लालच का एलिमेंट जो उसमें रहता है कि जैसे चीप एयरलाइन टिकट्स, चीप होटल्स, जहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और आपको पता लगेगा कि वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है और आपके पैसे चले जाएंगे। चौथा, कोई हम एपी के फाइल, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं हम, करीब करीब 80% जो हमारी सिटीजनरी है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती है। तो उस फ़ोन में हम एपी के फाइल, थर्ड पार्टी एपी के फाइल डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो फाइल मलिशियस हो सकती है। एक बार डाउनलोड होते ही वो फाइल फिर आपका वो सारा जो कंट्रोल है फ़ोन का वो फ्रॉडस्टर्स के हाथ में जा सकता है, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, आपका फाइनेंशियल सारा डेटा जा सकता है उनके पास। उसके बाद एक आप जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे सिटीजन्स हैं वो ये कर सकते हैं कि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इंश्योर करें, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ताकि अगर कोई फर्स्ट ओटीपी कहीं से अरेंज भी कर लेता है तो आपका सेकंड फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको बचाएगा। तो अगर इन बातों का ध्यान रखें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रुको, सोचो, एक्शन लो, तो हर साइबर वर्ल्ड में आपको ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी रखनी है। आप जो देखते हैं आप उस पर भरोसा ना करें। आपको कुछ भी बताया जा रहा है वहाँ, तो आप रुकें, उसके बारे में सोचें, फिर एक्ट करें, तो इसी से आपका बचाव है। किस तरीके से अगर कोई इस फ्रॉड में फंस जाता है तो उससे बचने के लिए या फिर अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए क्या कर सकता है? ये बहुत बढ़िया इसकी सुविधा बनाई हुई है भारत सरकार ने। ये 1930 एक हेल्पलाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1930। ये हेल्पलाइन पैन इंडिया हेल्पलाइन है, हर स्टेट इस हेल्पलाइन को मैनेज करती है। दिल्ली में हम भी मैनेज करते हैं इसको।
इस पे रिपोर्टिंग करें आप विद कंप्लीट डिटेल के साथ, आप इस पे कॉल करें। जैसे कि अपना विक्टिम अपना बैंक नंबर बताए, बैंक अकाउंट नंबर बताए, साथ में जो एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है वो बताए, चीटेड अमाउंट बताए और साथ में टाइम बताए फ्रॉड का, जो अमाउंट जो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका टाइम बताए। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन के साथ जब विक्टिम कंप्लेन फाइल करता है 1930 पे, तो इमीडिएट जो प्रोसेस होता है पैसा रोकने का बैंकिंग सिस्टम में वो चालू हो जाता है। तो उससे हमने देखा है कि जितनी जल्दी रिपोर्टिंग होगी उतना ही जल्दी उससे विक्टिम को फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पुलिस रोक पाएगी। बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा पुलिस रोक पाएगी और यही वजह है कि इस साल 7,130 करोड़ रुपए लोगों के बचाए हैं अलग अलग राज्यों की पुलिस ने मिलकर के। और ये आंकड़ा I4C विंग का है, जिससे साफ पता चलता है कि लगातार कोशिश की जा रही कि डिजिटल अरेस्ट से लोग बचें, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो हो रहे हैं उससे बचें, और जो अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स, जो साइबर हब्स बने हुए हैं अलग अलग देशों में, वहां से किस तरीके के कॉल्स या फिर डिटेल्स आती हैं, उनसे बचने का पूरा तरीका बताया जा रहा है। तो 19 साल के, महज 19 साल के मनीष ने एक फिल्म के जरिए, एक फिल्म के सीन से उसके दिमाग में जो खुरापाती आइडिया आया, उस आइडिया ने उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब ये जो खबर है वो कई मायनों में अहम है कि कैसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे इस साइबर फ्रॉड के स्कैम को अंजाम दे रहे हैं और शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में अपना पूरा भविष्य जो है वो खराब कर रहे हैं। लेकिन आपका भविष्य खराब ना हो, आपकी मेहनत से कमाई गई गाढ़ी कमाई इन साइबर फ्रॉड के चक्कर में आप गंवा ना दें, इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि कोई भी अनजान लिंक या फिर ऐप को डाउनलोड करने से बचें, अपना OTP, पिन, बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें, कस्टमर केयर का नंबर भी सिर्फ असली वेबसाइट से लें, स्क्रीन शेयर कर किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, सभी खातों में 2FA लगाएं, फ़ोन और ऐप को अपडेट रखें और किसी भी तरह की ठगी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या फिर संचार साथी ऐप पर उस संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट करें। तो आपको सिर्फ साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये छोटी सी डिटेल याद रखनी है। अगर आप ये डिटेल याद रखेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड जो है वो नहीं हो सकता।